जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों आज हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपकी परीक्षा 25 अक्टूबर 2018 को प्रथम पाली में संपन्न हुई थी। उसी पेपर को आज सॉल्व किया जाएगा जीएस पोर्शन में। तो साथियों आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है। साथियों और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका एक आइडिया लगेगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन कितना है और किस पोर्शन में आपकी कमी है, क्या सुधार करना है। तो साथियों आपका क्वेश्चन पहला दिया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। जो भारत का संविधान है अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन दिया है। तो देख सकते हैं साथियों विकल्प क्या दिया है इससे कि ये संसद का संविधान है, उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है, या संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है, या भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो साथियों जो आर्टिकल 66 है वह किससे संबंधित है, यह उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति से यह संबंधित है। और साथियों उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है, जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, चुनते हैं। तो साथियों आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी क्या है। आपका विकल्प दिया हुआ है अलेप्पो है, दमश्क है, होम्स है, या हमा है। तो साथियों सीरिया की राजधानी जो है दमश्क है। क्या है, दमश्क है, माफ कीजिएगा दमश्क है। विकल्प बी इज राइट आंसर होगा यहाँ पे, विकल्प बी इज राइट आंसर। दमश्क सीरिया की राजधानी है और हवल प्रांत में पड़ता है और सीरिया के उत्तर पूर्व के भूमध्य सागर के तट पर यह स्थित है। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो साथियों विकल्प दिया है क्यात है, नाइस है, रियाल है, क्रोन है। तो इसमें जो म्यांमार की मुद्रा पूछ रहा है, तो म्यांमार की मुद्रा होती है साथियों क्या है, क्यात। क्या, विकल्प ए इज राइट आंसर होगा, क्यात। जो म्यांमार की मुद्रा क्यात होती है, इसे बर्मीज का क्यात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बर्मीज क्यात भी कहते हैं। आपका लिख देता हूं, इसे बर्मीज का क्यात भी कहते हैं, इसे बर्मीज का क्यात भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। जो है क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। आपका विकल्प दिया है मोरक्को, बेनिन, नाइजीरिया, या सोमालिया। तो साथियों जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है कौन, नाइजीरिया है। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला
देश है। और इसके बाद में इथोपिया, क्या है, इथोपिया दिया दिया नहीं है, जो दूसरे नंबर पे है। इथोपिया, इथोपिया जो है दूसरे नंबर पर आबादी में है। अब मिस्र का स्थान क्या है, तीसरे पे, तो अभी ये आपका जो है दूसरे नंबर पे है, ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, और तीसरे पे क्या साथियों, मिस्र है, वो भी लिख देता हूं, मिस्र है जो तीसरे नंबर पर है। तो इसको ध्यान रखिएगा। पहले पे क्या, नाइजीरिया है आबादी में, अफ्रीका महाद्वीप में, दूसरे नंबर पे इथोपिया है, और तीसरे पे मिस्र है, जो तीनों देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है साथियों, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो साथियों आपका 5 में दिया है उत्तरी अमेरिका के जो देश दिए हैं उनमें से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल जो है उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रफल से सबसे अधिक है। आपका विकल्प दिया हुआ साथियों, क्यूबा है, कनाडा है, हैती है, या जमैका है। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, विकल्प बी इज राइट आंसर होगा क्या, जो है कनाडा, कनाडा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में कनाडा में वन भूमि का क्षेत्रफल अनुसार जो है वर्तमान में लगभग 38% है। कितना है, 38% है, जो कि सर्वाधिक है। इसीलिए आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसका है, रूस का है, सबसे ज्यादा रूस का वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र है 1 नंबर पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये क्वेश्चन आपका दिया है। और विकल्प दिया हुआ साथियों, नर्मदा नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, या गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, ये जो नर्मदा नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी कावेरी नदियाँ, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपका यहाँ पे विकल्प ए इज राइट आंसर होगा। क्या हुआ, विकल्प ए इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दिया है मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता है, कौन है, कृति भारती। तो इनका नाम हाईलाइट कर दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। जो कृति क्या है, भारती, और यह किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं। तो आपका विकल्प दिया हुआ साथियों, महिलाओं पर तेजाबी हमले से, बाल और बंधुआ श्रम से, जो बाल मजदूरी कराया जाता है उसके खिलाफ हैं, या बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं, या सर पर मैला ढोना से के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका हो जाएगा बाल विवाह जो है उसके विरुद्ध ये लड़ाई में शामिल हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बाल विवाह के विरुद्ध है। क्रांति जो है भारतीय बाल विवाह से संबंधित सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वर्ष 2012 में इन्होंने देश का पहला बाल विवाह रुकवाया था, और उनके इस प्रयास के लिए इनको लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, इसको मैं लिख देता हूं। तो साथियों इनको लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का
बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है किसको? कृति भारती को। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और यह बाल विवाह से के खिलाफ लड़ाई में शामिल है मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है साथियों, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है। जो भारत सरकार है छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है साथियों? तो आपका विकल्प दिया है साथियों, ब्लैक पैंथर है, ग्रेहाउंड है, कोबरा है, व्हाइट टाइगर है। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? ब्लैक पैंथर। क्या होगा? ब्लैक पैंथर। विकल्प ए इज राइट आंसर होगा। जो भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक नक्सली विरोधी बल प्रदान करने जा रही है उसका नाम है ब्लैक पैंथर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? आपका विकल्प दिया साथियों, 1970 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, या 1972 में किया गया, या 1974 में, या 1976 में। तो साथियों आप लोग जानते हैं जब 1972 में इसका शिमला समझौते पर भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 1972। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया साथियों, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? ये आपके उस समय के करंट का क्वेश्चन था। तो साथियों ये क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प दिया आपका, कौन सा शहर है? पटना है, भोपाल है, जयपुर है, या लखनऊ है। तो साथियों वो शहर क्या है? आपका अपना लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लॉगड़े किस देश से संबंधित हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस क्या है? IMF इंडियन मॉनेटरी फंड की प्रबंध निदेशक जो डायरेक्टर हैं वह और अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लागड़े, वह किस देश से संबंधित हैं? तो आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ से भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टीन लागड़े, इसको ध्यान रखिएगा। और या किस देश से संबंधित हैं? तो आपका विकल्प दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं, स्विट्जरलैंड की हैं, या फ्रांस की हैं, या ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो साथियों यह जो है फ्रांस की है। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागड़े हैं वह फ्रांस की निवासी हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? यानी जो खून कट जाने पे बहता है कुछ देर बाद थक्का बन जाता है, तो वह थक्का क्यों बनता है, उस कोशिका को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो साथियों आपका विकल्प दिया हुआ है क्या? एरिथ्रोसाइट कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं, या मोनोसाइट्स कहते हैं, या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, जिसके कारण कोशिकाएं थक्का बना लेती है, हमारा जो ब्लड बहता है वो रुक जाता है। तो रक्त के थक्के को जमना रक्त में थ्रोम्बोसाइट्स की उपस्थिति के कारण होता है, जिससे शरीर पर चोट के कारण घाव होने पर भी रक्त स्राव रुक जाता है और इससे व्यक्ति की मृत्यु की संभावना
कम हो जाती है। अगर थ्रोम्बोसाइट सेल्स ना होती तो वह व्यक्ति का ब्लड पूरा बह जाता और उसका मृत्यु भी हो सकती थी। तो आपके यहाँ क्वेश्चन 12 का डी आंसर ही राइट हो जाएगा। आगे देखते साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। इग्नज कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है, डिंब कहा जाता है या शुक्राणु कहा जाता है। तो साथियों उसको इग्मनज कहा जाता है। क्या? इग्मनज कहा जाता है। विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को क्या कहते हैं, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट 10 धड़कन के बीच होती है। यानी जो आराम कर रहा है व्यक्ति, लेटा हुआ है, तो उसकी नाड़ी की दर या धड़कन की दर क्या होती है। तो आपका विकल्प दिया हुआ है 72 और 80 के बीच होती है, 60 और 75 के बीच होती है, या 90 120 के बीच में होती है, या 80 और 120 के बीच में होती है। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, विकल्प आपका 34 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का ये होगा, क्या होगा, विकल्प ये इज राइट आंसर होगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये 72 से 80 के बीच में होती है। जब व्यक्ति आराम करता है तो उसकी नाड़ी की दर सामान्यतः 72 से 80 धड़कनों के बीच होती है, तथा हमारा हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। क्या है? 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। 72 और 80 उसका प्रति मिनट हो जाती है धड़कन की दर। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया साथियों, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करने नर्म नहीं किए जाते हैं, गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाली प्लास्टिक को क्या कहते हैं। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जाने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। और आपका विकल्प दिया हुआ साथियों, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीबीसी कहते हैं, या उच्च घनत्व पॉलीथीन HDPI कहते हैं, HDPI कहते हैं, या थर्मोप्लास्टिक पीलीयूरेथेन्स TPU कहते हैं, या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जिसको एक बार ढालने के बाद में दोबारा गर्म करके उसे नर्म नहीं किया जाता, वह टूट जाएगा नर्म करने पे। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये, इसको यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 10 मूत्र विसर्जित करता है। कितना? 1 लीटर से लेकर 1.2 लीटर तक का, 2.5 लीटर तक का, या 3.0 लीटर तक का, या 1.8 लीटर तक का। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में आपका डी 1.8 लीटर तक का। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या? विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया। 1.8 लीटर जो है, इसको ध्यान रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 24 घंटे में 1 से लेकर 1.8 लीटर तक मूत्र विसर्जन करता है। मूत्र में क्या है? जल पाया जाता है, यूरिया है, अमोनिया और अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है और अकार्बनिक लवण पाया जाता है, और साथ में अमोनिया भी पाया जाता है। इसको भी लिख दे रहा हूं, अमोनिया पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया साथियों, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकल्प 69/131, क्या है? 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में
मनाने की घोषणा की है। कब योग दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 11 दिसंबर 2014 को योग दिवस मनाने की घोषणा की गई है अंतर्राष्ट्रीय। तो साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 17 में विकल्प दिया हुआ है 21 जून को, 25 जून को, 25 मई को या 21 मई को। तो साथियों आप लोग जान रहे हैं कि जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग भी उस दिन योग जरूर करते होंगे, तो आपको यह आंसर पता होगा। विकल्प ए इज राइट आंसर होगा क्या? 21 जून को योग दिवस तभी से मनाया जाने लगा है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसकी पहल किसने की थी? आपकी भारत सरकार, मोदी सरकार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का एज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। और विकल्प दिया हुआ साथियों इसी कैंडल को किया दिया गया था, डोइजी एंड डैम को दिया गया था, कार्ल लिनियस को दिया गया था, या स्टैनफोर्ड मूर को दिया गया था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी इज राइट आंसर, डोइजी एंड डैम। कौन? डोइजी एंड डैम को नोबेल पुरस्कार 1943 में दिया गया था विटामिन के आविष्कार के लिए। तो डोइजी और डैम कौन थे? डोइजी और डैम, जो डैम है इनका पूरा नाम है हेनरी कार्ल पीटर, उनको डैम भी कहते हैं, और एडवर्ड अलेक्जेंडर को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इनसाइड आईबी एंड रॉ, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मास किताब के लेखक कौन थे? अशोक चतुर्वेदी थे, विक्रम सूद थे, के शंकरन नायर थे, केशी वर्मा थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका साथियों कौन सा विकल्प होगा यह पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? सी विकल्प इज राइट आंसर होगा। क्या है? के शंकर नायर, के शंकरन नायर, विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। के शंकरन नायर का निधन हुआ था 1971 में, जो बांग्लादेश युद्ध में इनकी अहम भूमिका थी, और ये रॉ के पूर्व अधिकारी भी थे। के शंकर नायर जो हैं RAW क्या किसके अधिकारी थे? रॉ के जो खुफिया एजेंसी है भारत की, उसके प्रमुख अधिकारी थे पूर्व। और इनको इनकी बुक को है गेदड़ मास किताब के लेखक हैं, जो 2008 में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया साथियों, किस संशोधन ने संसद और राज्य के विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों को एक साथ कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान की है? या क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है आपका 20। तो साथियों वस्तु और माल जो है, वस्तु या माल और सेवा कर GST जो है कि को संशोधन विधेयक 2014 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी, और यह 101वां संविधान संशोधन है। और GST कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2017 को। तो आइए विकल्प देते हैं क्या क्या दिया है आपका। 101वां संविधान संशोधन 2014 है, 115 संविधान संशोधन 2014 है, 120वां संविधान संशोधन 2014, या 122वां संविधान संशोधन 2014। तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं साथियों कि जो है 101वां संविधान संशोधन 2014 द्वारा GST लागू किया गया था। क्योंकि एक आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे सेवा कर दिया है, सेवा कर है यानी तो GST है। तो आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, सेवा कर ये हो गया। 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
चलिए, इसको हिंदी नहीं क्लियर आ रहा है, मैं इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, ठीक है सर। An unauthorized computer program behaving like an authorized program, thereby concealing what it is actually doing, is probably Trojan horse, व्यवहार, डिडलिंग और स्पैमिंग। तो साथियों, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ट्रोजन हॉर्स एक क्या है, और इसका मैं क्वेश्चन पूरा बता दे रहा हूँ आपको। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अनधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जो जिससे यह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः क्या कहते हैं, या क्वेश्चन कह रहा है ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, या डेडलिंग कहते हैं, या वाइवर कहते हैं, या स्पैमिंग कहते हैं। तो साथियों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ये क्या होगा, ट्रोजन हॉर्स। विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ट्रोजन हॉर्स जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, जकार्ता क्या है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय कौन है, सौरभ चौधरी। कौन है, सौरभ चौधरी, जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। आपका विकल्प दिया हो साथियों, क्या गो इलाहाबाद से संबंधित हैं, या गोरखपुर से हैं, या मेरठ से, या अलीगढ़ से। साथियों, ये 2018 में आपकी परीक्षा हुई थी, तो ये तत्कालीन यानी करंट का क्वेश्चन था। जो स्वर्ण पदक विजेता थे 16 वर्षीय सौरभ चौधरी, जकार्ता ऐसे खेल में शूटिंग में स्वर्ण जीता था उन्होंने। तो साथियों, वह कहाँ के रहने वाले थे, तो वह मेरठ के रहने वाले थे। आपका यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या, मेरठ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो साथियों, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 23 में विकल्प दिया हुआ है, क्या है, केन नदी नहीं है, बेतवा नदी नहीं है, चंबल नदी नहीं है, या कल्याणी नदी नहीं है। तो साथियों, जो है यमुना की सहायक नदी क्या है, कौन सी नहीं है, आपका यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा, क्या, कल्याणी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो विकल्प डी इज कल्याणी हो गया। कल्याणी गोमती नदी की सहायक नदी है, और केन, बेतवा, चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपका, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश की किस जिले में पाई जाती है। किस जिले में किस जिले की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है, या क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। विकल्प दिया है इसमें साथियों, क्या है, जौनपुर में पाई जाती है, बहराइच में पाई जाती है, या बलरामपुर में पाई जाती है, गोंडा में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या, इसमें जौनपुर में जो है, जौनपुर की मिट्टी में पोटास की मात्रा में कमी पाई जाती है। तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन रिपीट करता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी यह क्वेश्चन रिपीट करके आ सकता है। क्योंकि हमने ये क्वेश्चन अभी जो आपने पोटास की मिट्टी वाला देखा है, इसको अपने पिछले भी वीडियो में आपको कराया हूँ प्रैक्टिस, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है। विकल्प दिया है, चंदौली है, औरैया है, महोबा है, एटा है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका विकल्प जो है सी आंसर होगा, क्या, महोबा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं जो हैं महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ते हैं। तो साथियों, बांदा हो गया, झांसी, महोबा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर जिले आता है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, अशोक स्तंभ में उत्तीर्ण
किए हुए शेर का मुख, जो अशोक स्तंभ में शेर का मुख बनाया गया है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डैश के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ के संग्रहालय में, यानी म्यूजियम में वह रखा हुआ है, सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका विकल्प दिया हुआ साथियों, कुशीनगर के संग्रहालय में, सारनाथ के संग्रहालय में, कन्नौज के संग्रहालय में, या लुम्बिनी के संग्रहालय में। तो साथियों इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर, विकल्प बी जो है सारनाथ के म्यूजियम में यह सुरक्षित रखा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा, और सारनाथ में रखा हुआ साथियों। और जो क्या है, शेर का मुख अशोक स्तंभ में अपनाया गया है, यह कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया साथियों, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है। यानी चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है। तो आपका विकल्प दिया हुआ साथियों, अवध क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, या काशी क्षेत्र है, या दोआब क्षेत्र है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है चंदेल शासन के दौरान जीजक भक्त के नाम से जाना जाता है। आपका विकल्प बी इज राइट आंसर होगा, क्या होगा, विकल्प बी इज राइट आंसर होगा, विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया साथियों, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को से संबंधित पहली पत्रिका, यानी उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका क्या थी, जिसे 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक कौन थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे। तो वह कौन सी पत्रिका थी। तो साथियों आपका विकल्प दिया हुआ इसमें, बाल बोधनी थी, सरस्वती थी, सितारे हिंद थे, या उदंत मारदंड थे। तो साथियों जो सरस्वती है वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, और वह महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 साथियों, क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। जो सितार वादक हैं इनायत खान, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं या संबंध रखते हैं। तो साथियों जो प्रसिद्ध सितार वादक हैं नायाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से अपना संबंध रखते हैं, और इन्हें पारिवारिक शैली में सितार और सुखार यानी वाह सितार के लिए जाना जाता है। तो आपका विकल्प दिया एटा इटावा और या फिरोजाबाद, जिसका आंसर हमने पहले ही आपको बता दिया कि इटावा घराने से वह संबंध रखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा क्या, इटावा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 30। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। यांगून में की गई थी, पाटलिपुत्र में की गई थी, वैशाली में की गई थी, या राजगीर में की गई थी। तो साथियों इसका आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी इज राइट आंसर, जो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद स्थापित की गई थी। और जो इसका समय था 150 से 255 ईसा पूर्व, क्या था 150 से 255 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और तो उस समय कौन था, सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर क्या है 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। 1930 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, या 1935 में हुई थी, 1940 में हुई थी, या 1945 में हुई थी।
तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। तो यहाँ पे 1 अप्रैल नहीं दिया हुआ है बल्कि केवल 1935 दिया है। तो विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या 1935 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 दिया साथियों, चेमाचेरी क्या है? चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली के हैं, मोहिनीअट्टम के हैं, भरतनाट्यम के हैं, यक्षगान के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका विकल्प दिया है कथकली, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम या यक्षगान। तो साथ में इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प ये इज राइट आंसर होगा जो कथकली है। क्या है? कथकली। जो चेमाचरी कुन्हीरमण नायर हैं कथकली से अपना संबंध रखते हैं। तो विकल्प ए इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है साथियों, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? प्रथम रैंक है, द्वितीय रैंक है, तृतीय रैंक है या चतुर्थ रैंक है? क्वेश्चन नंबर 33 में आपका। तो साथियों जब ये बात 2016 की हो रही है तो उस समय का देखते हैं। तो 16 और 17 में जो है निर्यात क्या थी? 9.8% थी। और जो कोविड-19 के समय 2021 में घट के कितना हो गई? बढ़ गई थी 19.98% हो गई थी। तो इसमें नकारात्मक वृद्धि हुई थी। तो आपका यहाँ पे विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का बी। क्या? द्वितीय स्थान था। कौन सा? द्वितीय स्थान था। विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है साथियों? दिया है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? यानी 2017-18 के दौरान भारत में निर्यात के वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। विकल्प होगा आपका 9.8% था, जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया। बाकी आपका जो दिखा है विकल्प 6.8% कट गया, ये भी नहीं होगा। 7.8% भी नहीं होगा, 8.8% नहीं होगा। आपका विकल्प यहाँ पे वहाँ पे उस समय 2018 में आपकी परीक्षा हुई थी 19 में, और ये करंट का क्वेश्चन था 17-18 से रिलेट करके जो निर्यात प्रतिशत पूछा गया था, जो कि कोरोना टाइम में घटकर 19.98% हो गई थी। तो आपका विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया साथियों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? तो भाग आपका दिया है 4 जो है नागरिकता से संबंधित है, या भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 8 नागरिकता से संबंधित है, या भाग 12 जो है नागरिकता से संबंधित है। तो साथियों इसमें आप लोग जानते हैं जो भाग 2 है नागरिकता से संबंधित है, इसलिए विकल्प आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग जो है 2, जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का, आर्टिकल 5 से 11 तक का है, जो नागरिकता से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया साथियों, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 24 के तहत, यानी जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 है उसके अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता। यानी किस अनुच्छेद 24 के तहत कितने उम्र से कम बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता है? तो साथियों आपका विकल्प दिया हुआ यहाँ पे
क्या है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ये 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प जो है ये आंसर होगा क्या, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता। लेकिन जो है संविधान में ही केवल यह है, बाकी आप कहीं भी जाते हैं, जैसे एक चाय की दुकान पे गए तभी बोलते हैं छोटू इधर चाय लाना, तो क्या है वहाँ छोटू ही जो है 14 वर्ष से कम का बच्चा है, उससे काम कराया जा रहा है। तो साथियों यह जो 14 वर्ष से कम बच्चों को उससे काम कराया जाता है वह बहुत गलत ही है। उन बच्चों के लिए पढ़ाई का विशेष प्रावधान सरकार को करना चाहिए और जो भी काम पे रखता है उसको दंडित किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया साथियों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो है जिसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आपका विकल्प दिया हो साथियों, अनुच्छेद 67 से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अनुच्छेद 55 से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अनुच्छेद 51 से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, या अनुच्छेद 74 से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो साथियों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद किसके थ्रू होता है। तो आपका यहाँ पे अनुच्छेद 55 के थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव होता है। विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प जो है बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, अनुच्छेद 55 के थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे देखते हैं और जीएस पोर्शन का साथियों अंतिम क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। कौन है जो भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। तो रवि राय जो थे पहली लोकसभा के उपसभापति थे, या बलीराम भगत थे, या एम अनंत शयानम अयंगर थे, या जी लक्ष्मण थे। तो साथियों जो पहली लोकसभा के उपसभापति थे वह कौन थे, एम अनंत शयानम अयंगर। विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो साथियों इस सेशन में ही इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और साथियों आप सब लोग एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग किसी भी चैनल से प्रैक्टिस करिए जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि रिजल्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।